सलाम सामीन। होमोसेपियंस यानी हम इंसान इस वक्त कुर्रा अर्ज पर पाए जाने वाले इंसानों की वाहिद स्पीशीज हैं, लेकिन सेपियंस के अलावा भी इंसानों की बहुत सी अनवा हैं जो लाखों साल तक इस जमीन पर आबाद रहीं। इनफैक्ट फॉसिल रिकॉर्ड हमें बताता है कि माजी करीब में कई तरह के इंसान होमोसेपियंस के साथ बैक वक्त इस जमीन पर मौजूद थे। ऐसे ही एक इंसान का तज़किरा 12वीं सदी के मुसलमान फलसफी निज़ामी अरूजी ने भी किया है। अपनी किताब चहार मकाला में निज़ामी लिखते हैं, 510 हिजरी में निशापुर की जामे मस्जिद में अबू रजा बिन अब्दुस्सलाम निशापुरी से मैंने सुना। वो बयान करते हैं कि हम लोग तमगाज की तरफ सफर कर रहे थे और हमारा काफिला कई हजार ऊंटों पर मुश्तमिल था। एक दिन दोपहर के वक्त जबकि हम चले जा रहे थे, रेत के टीले पर हमने एक औरत खड़ी देखी। नंगे सर, नंगे बदन, निहायत हसीन, सर्व सकद, चांद सी सूरत, लंबे लंबे बाल, बड़े गौर से हमें देख रही थी। हर चंद हमने उससे बातें की मगर उसने जवाब ही ना दिया, और जब हमने उसके पास पहुंचना चाहा तो वो भाग गई और ऐसी तेजी से दौड़ी कि वाकई कोई घोड़ा भी उसको नहीं पकड़ सकता था। हमारे खच्चर वाले तुर्क थे। उन्होंने बताया कि ये जंगली आदमी है, इसे बनमानस कहते हैं। बनमानस का लफ्ज उर्दू में चिंपैंजी के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जाहिर है कि ऐसी हसीनो जमील लेडी चिंपैंजी तो नहीं हो सकती। सो एन मुमकिन है कि तुर्किस्तान के इस इलाके में इंसानों की कोई और स्पीशीज 1000 साल पहले तक आबाद हो। ओरिजिनल टेक्स्ट में इस लेडी के लिए निजामी ने नसनास का लफ्ज इस्तेमाल किया है। नसनास का लफ्ज पुरानी अरबी कहानियों में एक इंसान नुमा मखलूक के लिए इस्तेमाल होता था, और ये इंसान नुमा मखलूक निजामी के मुताबिक इर्तिका के सफर में बंदर और इंसान के दरमियान की कड़ी है। निजामी अरूजी का ताल्लुक समरकंद से था और वो गौरी बादशाहों के दरबार से वाबस्ता थे। सन 1156 में निजामी ने चहार मकाला के नाम से एक किताब लिखी। इस किताब में निजामी ने न सिर्फ इर्तिका का मैकेनिज्म बयान किया है, बल्कि उस दौर के मुसलमान फिलासफा के फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी के नजरियात का भी दिलचस्प खुलासा पेश किया है। अपने थीसिस का आगाज निजामी मशहूर जमाना कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट से करते हैं। कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट हमें बताता है कि इस दुनिया में हर चीज का वजूद किसी दूसरी चीज पर मुनहसर है, लेकिन असबाब का ये सिलसिला किसी ना किसी ऐसे वजूद तक पहुंचना चाहिए जिसको कायम रहने के लिए अपने अलावा किसी और सहारे की जरूरत नहीं हो, और वो जात खुदा की जात है जिसे वाजिबुल वजूद या नेसेसरी बीइंग कहते हैं। वही सबका खालिक है और तमाम चीजें उसी के दम से कायम है। इसके बाद निजामी कायनात और जमीन के बारे में उस जमाने के साइंसी नजरियात बयान करते हैं। लिखते हैं कि हमारी जमीन फल्के कमर के खला में वाक़े है। फल्के कमर दरअसल पहले आसमान को कहा जाता है। पुराने जमाने में लोग समझते थे कि आसमान 7 हैं, क्योंकि नेकेड आंख से देखने पर उन्हें आसमान में 7 सितारे हरकत करते दिखाई देते थे, जबकि बाकी तमाम सितारे अपनी जगह पर फिक्स मालूम होते थे। 7 सितारों की गर्दिश को अरस्तू ने यूं एक्सप्लेन किया कि इनमें से हर सितारा दरअसल एक ट्रांसपेरेंट स्फीयर के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि अपने महवर के गिर्द स्पिन करता है। ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ये स्फीयर दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी स्पिन मोशन की वजह से उनके साथ जुड़े सितारे आसमान में घूमते दिखाई देते हैं। इन्हीं ट्रांसपेरेंट स्फीयर्स को 7 आसमान कहा गया। इनमें से पहला आसमान चांद का है, जिसे फल्के कमर कहते हैं। दूसरा आसमान मरकरी का, तीसरा आसमान वीनस का, चौथा आसमान सूरज का, पांचवा आसमान मरीख का, छठा आसमान जुपिटर का और 7वां आसमान सैटर्न का। इससे ऊपर फिक्स स्टार्स का स्फीयर है, जिसे फल्के सवाबत कहते हैं। फल्के सवाबत से ऊपर फल्कुल अफलाक यानी अर्श है, जिसे अरस्तू ने प्राइम मूवर का नाम दिया। कायनात के इस मॉडल में जमीन का मकाम पहले आसमान के नीचे कायनात के सेंटर में था। इस वजह से इस मॉडल को जियोसेंट्रिक मॉडल कहा जाता है। बादशाह अरस्तू के इसी नजरिए को टॉलेमी ने मैथ्स की जबान में डिस्क्राइब किया, और टॉलेमी का मैथ्स इतना जबरदस्त था कि इसके जरिए ये प्रिडिक्शन भी की जा सकती थी कि कौन सा प्लेनेट किस वक्त में कहां होगा। यूनिवर्स के इस मॉडल को अगले 1500 साल तक मुस्तनद साइंस का दर्जा हासिल रहा। अरस्तू की ये कायनात 2 अलग हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक आसमानी दुनिया जो पहले आसमान से ऊपर वाक़े है। ये वो दुनिया है जहां कुछ भी तब्दील नहीं होता, क्योंकि इस दुनिया की तामीर एक परफेक्ट एलिमेंट यानी ईथर के जरिए हुई है।
दूसरी दुनिया पहले आसमान के नीचे वाक़े है, जिसका मरकज जमीन है। ये दुनिया 4 अनासर से मिलकर बनी है, जो अपने अपने वजन के हिसाब से पहले आसमान के नीचे मुख्तलिफ लेयर्स में अरेंज हैं। आग सबसे हल्का एलिमेंट है, जो कि पहले आसमान के बिल्कुल नीचे वाक़े है। इसके बाद हवा और फिर पानी की लेयर है, और सबसे नीचे जमीन है, जो कि सबसे भारी एलिमेंट यानी मिट्टी से बनी है। एलिमेंट्स की ये तरतीब आमतौर पर बरकरार रहती है, लेकिन किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये तरतीब बिगड़ भी सकती है। इस बिगाड़ की वजह से जमीन पर तब्दीलियां आती हैं और चीजों के बनने और बिगड़ने का सिलसिला जारी रहता है। इस तमाम हलचल के पीछे की असल वजह अरस्तू के मुताबिक एक रूहानी कशिश है, जो सितारों के स्फीयर्स प्राइम मूवर के लिए महसूस करते हैं। इस कशिश के ज़ेरे असर सितारे गर्दिश में आ जाते हैं। सितारों की गर्दिश के असरात मुख्तलिफ वास्तों से जमीन पर पहुंचते हैं और मुख्तलिफ तरह की तब्दीलियों का बाइस बनते हैं। ये वो फिजिक्स है जिसकी बुनियाद पर निज़ामी अरूजी अपने इर्तकाई नजरिए को एक्सप्लेन करते हैं। निज़ामी लिखते हैं कि जब खुदा ने चाहा कि मादनियात, नबातात और हैवानात इस दुनिया में जाहिर हों, तो अपनी हिकमत से सितारों को पैदा किया, खुसूसन सूरज और चांद को, और ज़मीन पर चीज़ों के पैदा होने और मिटने को सितारों की हरकत से वाबस्ता कर दिया। लेकिन ज़मीन पर इन चीज़ों के ज़हूर से पहले ज़रूरी था कि ज़मीन का कुछ हिस्सा पानी से बाहर उभर आए, और ये काम सूरज की बदौलत मुमकिन हुआ। निज़ामी के मुताबिक सूरज की खासियत यह है कि वो चीज़ों को गर्म करके अपनी तरफ खींच लेता है। सो एक तवील मुद्दत तक सूरज पानी को भाप में तब्दील करके जज्ब करता रहा। साथ ही साथ सूरज की तपिश की वजह से पानी पत्थर में तब्दील होता रहा। निज़ामी के मुताबिक पानी की फितरत है कि इसमें पत्थर बन जाने की सलाहियत मौजूद है, जैसा कि बाज़ मकामात पर होता है। यहाँ निज़ामी गालिबन क्रिस्टलाइजेशन की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब पानी को किसी पतीले में गर्म किया जाए तो पानी में मौजूद नमकियात बर्तन की तह में इकट्ठे होने लगते हैं, और अगर ये अमल बार बार दोहराया जाए तो पतीले की तह में इन नमकियात की एक पथरीली सी लेयर बन जाती है। तो गालिबन ये वो ऑब्जर्वेशन थी जिसकी वजह से निज़ामी को लगा कि पानी में पत्थर बन जाने की सलाहियत मौजूद है, और इस तरीके से निज़ामी के मुताबिक ज़मीन ऊंची होती गई और सूरज की तपिश से पानी पर पहाड़ बनते गए, हत्ता कि पानी की लेयर के बीच से ज़मीन का 1/4 हिस्सा जाहिर हो गया। वक्त गुजरने के साथ ज़मीन के एक्सपोज्ड हिस्से पर सितारों के असरात की वजह से मुख्तलिफ तरह के जमादात पैदा होते गए, जैसे पहाड़, मादनियात, बादल, बारिश, बर्फ, बिजली, दुमदार सितारे, शहाब साकिब और तरह तरह के चश्मे। जमादात का ये आलम स्टैटिक नहीं था, बल्कि इसमें इर्तिका का अमल जारी था, क्योंकि खुदा की हिकमत ये थी कि एक आलम से दूसरा आलम वजूद में आए और तमाम आलम मुसलसल और पहम एक दूसरे से मिले रहें। पस आलमे जमादात में पहली चीज मिट्टी थी, जो तरक्की करती रही और बुलंद मर्तबा होती गई, यहाँ तक कि मरजान यानी मूंगा बन गई। मरजान दरअसल कोरल रीफ से बनता है। कोरल एक समंदरी जानवर है जो अपने गिर्द एक स्केलेटन बनाता है, और इस स्केलेटन को प्रोसेस करके मरजान का पत्थर बनाया जाता है। इस स्केलेटन को निज़ामी जमादात का सबसे बुलंद दर्जा करार देते हैं, और उनके मुताबिक ये दर्जा पौधों के सबसे पहले दर्जे से मिला हुआ है। फिर जब आलमी जमादात अपने कमाल पर पहुंच गया तो सितारों की गर्दिश का असर दूसरी स्पेस तक पहुंचा, जो हवा और पानी के दरमियान थी। इसके नतीजे में आलमी नबातात का ज़हूर हुआ। वो सब्सटेंस जिससे पौधे पैदा हुए, उसमें खुदा ने 4 खासियतें और 3 कुव्वतें पैदा की। पहली खासियत को जाज़िबा यानी एब्जॉर्प्शन कहते हैं, जिसकी वजह से पौधा अपनी ज़रूरत की चीज़ें अपने इर्द गिर्द से जज्ब करता है। दूसरी खासियत मासिका यानी स्टोरेज की है, यानी पौधा जो कुछ जज्ब करता है उसे अपने अंदर स्टोर भी करता है। तीसरी खासियत हाजमा यानी डाइजेशन की है, और चौथी खासियत दाफिया यानी एक्सक्रीशन की है। इन 4 खासियतों के अलावा पौधे में 3 कुव्वतें भी हैं। पहली कुव्वत डिफ्यूजन की है, जो कि खुराक को पानी में हल करके उसका होमोजीनियस सॉल्यूशन बना देती है। दूसरी कुव्वत सर्कुलेशन की है, जो ग़िज़ा को पौधे में हर जगह फैला देती है। और तीसरी कुव्वत रिप्रोडक्शन की है, जिसके जरिए बीज पैदा होते हैं ताकि पौधे की नस्ल जारी रहे। जमादात की तरह नबातात में भी इर्तिका का अमल जारी रहा। निज़ामी लिखते हैं कि पौधों में सबसे कमतर दर्जा कांटों का है और सबसे ऊंचा दर्जा खजूर और अंगूर का है। खजूर और अंगूर का दर्जा इसलिए बुलंद है क्योंकि इर्तिका की वजह से उनमें कुछ खासियतें जानवरों वाली पैदा हो गईं।
अंगूर में हरकत की खासियत है क्योंकि वो अपने दुश्मन यानी इश्के पेचा की बेल से दूर भागता है, जबकि खजूर की हैवानी खासियत यह है कि इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। फिर जब आलमे नबातात यानी पौधे अपने कमाल पर पहुंच गए तो सितारों की गर्दिश का असर तीसरी स्पेस तक पहुंचा जो हवा और आग के दरमियान थी, जिसकी वजह से पौधों की नस्लें ज्यादा नफीस होती गईं और बिल आखिर आलमे हैवानात यानी जानवरों का ज़हूर हुआ। पौधों की तमाम पावर्स जानवरों में मौजूद थीं, प्लस उनके पास 2 एक्स्ट्रा पावर्स थीं। एक को कुव्वते मुहर्रिका कहते हैं जिसकी वजह से जानवर हरकत करते हैं। दूसरी कुव्वत कुव्वते मुद्रिका है जिन्हें हम हवास कहते हैं। 5 हवास ज़ाहिरी हैं यानी देखने, सुनने, सूंघने, चखने और छूने की हिस्स, और 5 हवास बातिनी हैं जिनका ताल्लुक दिमाग से है और जिन्हें मुश्तरका, ख्याल, तखय्युल, वहम और हाफजा कहते हैं। जिस हैवान में ये तमाम कुव्वतें मौजूद हों उसे हैवान कामिल कहते हैं और जिस हैवान में कोई कुव्वत कम हो उसे हैवान नाकिस कहते हैं। मसलन चींटी की आंखें नहीं होती और सांप के कान नहीं होते। सबसे नाकिस हैवान केचवा है, जबकि सबसे आला दर्जे का हैवान नसनास है जिसका जिक्र हमने वीडियो के आगाज में किया था। निजामी लिखते हैं कि नसनास एक जानवर होता है जो कि तुर्किस्तान के बयाबान में पाया जाता है। रास्त कामत, सही कद और चौड़े नाखून, इंसानों से बहुत मोहब्बत करता है। जहां कहीं आदमियों को देखता है रास्ते में आ जाता है और बड़े गौर से उनको मुलाहिजा करता है, और जब कोई अकेला आदमी मिल जाता है तो उसे पकड़कर ले जाता है और कहते हैं कि उससे बारदार होता है। बस इंसानों के बाद हैवानों में सबसे बढ़कर वही है, इसलिए कि कई बातों में आदमी से मिलता जुलता है। अव्वल रास्त कामती यानी सीधा खड़ा होने में, दूसरे नाखूनों की चौड़ाई में और तीसरे सर के बालों में। इन 3 चीजों की बुनियाद पर नसनास शरीफ तरीन हैवान है। वक्त गुजरने के साथ नसनास का मिजाज मजीद लतीफ होता गया और फिर सितारों की गर्दिश का असर चौथी स्पेस पर पड़ा जो आग और पहले आसमान के दरमियान वाक़े है, तो इंसान पैदा हुआ और जो कुछ आलमे जमादात, नबातात और हैवानात में था वो अपने साथ लाया और इसमें अक्ल की सलाहियत का इजाफा किया और अक्ल के जरिए तमाम हैवानात पर बादशाह हो गया। इर्तिका का ये सफर इंसानियत तक पहुंचकर खत्म नहीं हो गया, बल्कि जमादात, नबातात और हैवानात की तरह इर्तिका का ये सिलसिला आलमे इंसानियत में भी जारी रहा, जिसकी वजह से इंसानों में 3 कैटेगरीज बन गईं। पहली किस्म के इंसान पहाड़ों और जंगलों के वहशी लोग हैं जिनकी जिंदगी हैवानी सतह से बुलंद नहीं होती क्योंकि उनकी तमाम स्ट्रगल खुद को जिंदा रखने और अपनी नस्ल बढ़ाने तक महदूद रहती है। दूसरी किस्म के इंसान बस्तियों और शहरों के बाशिंदे हैं। ये लोग समाजी और मुआशी निज़ाम कायम करते हैं और सनत व हिरफत में मशगूल होते हैं। तीसरी किस्म उन लोगों की है जो इन तमाम फिक्रों से बेनियाज होकर इस बात पर गौर व फिक्र करते हैं कि हम कौन हैं, हमें किसने पैदा किया, अशिया की हकीकत क्या है और जिंदगी का मकसद क्या है। ये लोग भी 2 तरह के हैं। एक वो लोग जो अपनी मेहनत के जरिए इल्म हासिल करते हैं, इन्हें हुक्मा कहते हैं। दूसरे वो जो उस्ताद और तालीम की मदद के बगैर हकीकत तक बराह रास्त पहुंच जाते हैं, इन लोगों को अंबिया कहते हैं। सामईन जरा गौर कीजिए, आज हमें ये बात सुनना कैसा अजीब लगता है कि वो इर्तिका जिसका आगाज जमादात से हुआ वो नबातात, हैवानात और इंसानियत के मुख्तलिफ मराहिल से होता हुआ बिल आखिर अंबिया तक पहुंच गया। इर्तिका और अंबिया के इस ताल्लुक को सिर्फ निज़ामी अरूजी ने ही बयान नहीं किया है, बल्कि निज़ामी के 200 साल बाद इब्ने खल्दून ने भी अपनी मशहूर किताब मुकद्दिमा में नबूवत की हकीकत को एग्जैक्टली इसी इर्तिकाई नजरिए के जरिए एक्सप्लेन किया जो हमने इस वीडियो में बयान किया। इनफैक्ट अल्लामा इकबाल ने भी अपनी किताब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट में कुरानी आयात के हवाले से मुसलमान फिलासफा के हयातियाती इर्तिका के नजरिए की तायीद की और इसे कुरान से कंसिस्टेंट करार दिया। हकीकत यह है कि जब तक डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पर चर्च का रिएक्शन सामने नहीं आया, उस वक्त तक इस्लामी दुनिया में इर्तिका के नजरिए को कुरानी तालीमात के ऐन मुताबिक समझा जाता रहा। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि आदम की तख्लीक का वाकया तो बाइबल और कुरान दोनों में मौजूद है, तो क्या वजह है कि मुस्लिम फिलासफा के इर्तिकाई नजरियात को कुरान के खिलाफ नहीं समझा गया, जबकि डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के खिलाफ चर्च की जानिब से शदीद रद्द अमल सामने आया। लेकिन इस सवाल का जवाब हम इस वीडियो के अगले हिस्से में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।